हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के जो वीडियो है जिसको हम 30 डेज एंड 40 मार्क्स जो हमारा टारगेट चल रहा है उसमें आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं या फिर मैं कहूंगा आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन गेट में आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, चलिए फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले फ्लूइड डायनामिक्स को सीखने से पहले मैं कुछ 1-2 मिनट आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूं। वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरे वीडियो देखने से बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ये सब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया है जिसमें क्या हो कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने पढ़ा दी हो या कुछ कम चीजें मैंने बताई हो। अगर मैं आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में मैंने हर टॉपिक आपको डिस्कस किया। अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था तो वहां पर सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया। उसके बाद जब मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में भी आया तो मैंने सोचा था कि मैं इसे 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम में खत्म कर दूंगा, बट स्टिल कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो इसलिए मैंने उसको 4 लेक्चर यानी अप्रोक्सीमेटली 4 घंटा लिया मैंने उस टॉपिक को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, नाउ बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड है कि उन्हें क्वेश्चंस ज्यादा कराए जाए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज्यादा कराना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहां पर आपको जो डिलीवर करना है वो एज ए इन फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स करना है। तो क्रैश कोर्स में क्या होता है कि हम लोग आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं और उससे रिलेटेड अगर हमें कोई न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरह हम उसे डील करते हैं तो वो हम आपके साथ क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बट हाँ, यहां पर मेरा जिम्मेदारी ये भी है कि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट दे दिया करूंगा। ठीक है, असाइनमेंट में क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, वो असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हम उसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये चीज मैं जरूर कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली तो हर किसी को क्वेश्चन दे नहीं सकता कि हाँ भाई कोई लड़का है उसको मुझे क्वेश्चन देना है लेकिन वो लड़का है उसको मैं नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ शेयर करूंगा तो मैं सभी लोगों के लिए करूंगा। ठीक है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जेनिक जी सेवियर सिविल मैकेनिकल करके। ठीक है, मैं उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डालवा दूंगा ताकि आप वहां जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो उसमें जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, उनमें जो भी क्वेश्चंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन गेट लेवल के क्वेश्चन है, कुछ तो गेट के आए हुए भी क्वेश्चन है, तो उसको जब आप बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे आप डेफिनेटली मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप हर टॉपिक के हर न्यूमेरिकल को भी 10-10 न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें। अगर आपको ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इतना समझिए कि मैं कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आपको दे दूं तो वो सवाल आपसे जरूर बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं लाइव सेशंस लूं आपका, और लाइव सेशन जैसा कि मैंने लिया भी है। ठीक है, तो लाइव सेशन लेने के बाद मैं क्या करूं, लाइव सेशन लेके मैं आगे की स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। आज अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास हार्डली 30-35 डेज बचा है। 30-35 डेज में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग 40 डेज में गेट क्वालिफाई ही नहीं करते हैं, लोग अच्छा मार्क्स भी सिक्योर करते हैं, बट वो जो उनकी प्रिपरेशन होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही स्मार्टली करते हैं, वो बहुत ही एनालाइज करते हैं। तो यहाँ आपको भी बहुत एनालिटिकल होना पड़ेगा कि आप अपनी तैयारी किस डायरेक्शन पर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं खुद गेट क्वालिफाइड हूं। मैं एक अच्छे कॉलेज से मैंने एमटेक किया है, मेरे को खुद 5-6 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि बच्चे गलती कहां करते हैं। क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट थे तो गलतियां तो हमसे भी होती थी ना। पहले अटेम्प्ट में तो मेरा भी गेट नहीं निकला था, तो मैंने सीखा अपनी गलतियों से कि कहां मुझसे लैक हो रहा है, कहां मुझसे बदमाशी हो रही है। तो ये सब चीजें हम लोग को डील करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, देखिए जैसे हम बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं, बेसिक मैकेनिक्स में हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने के बाद स्टैटिक्स में एंटर करते हैं और स्टैटिक्स में एंटर करने के बाद हम डायनामिक्स में एंटर करते हैं। डायनामिक्स में भी क्या होता है ना कि हमारा 2 पार्ट होता है, उसमें काइनेटिक्स होता है और काइनेमेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में हम
जो फ्लो एनालिसिस है, जो मोशन की एनालिसिस है उसको करते हैं, बट कॉज ऑफ मोशन को हम नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरह से भी जब मैंने आप लोगों को फ्लूइड पढ़ा रहा था, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये क्या है, ये मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड ही तो है जो हम हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप फ्लूइड स्टैटिक्स में उन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने पहले बेसिक पढ़ा कि यार फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद हम उसके स्टैटिक्स पार्ट में एंटर कर गए। स्टैटिक्स पार्ट में हम क्या करते थे, हम फ्लूइड को एज ए स्टेशनरी मान के चलते थे, वहां पे किसी भी तरह का मोशन नहीं होता था, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पर एक्ट नहीं करता था, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, फर्दर प्रोसीड करते थे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स पार्ट पे आ गए। काइनेमेटिक्स पार्ट में हम ये मान के तो चल रहे थे कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और उसकी हम फ्लो एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम क्या करते थे, उसके कॉज ऑफ मोशन को हम नहीं एनालिसिस करते थे या हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है मेरा फ्लूइड डायनामिक्स, इस फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होता है, इन this concept of fluid dynamics, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, we study the fluid, या फिर हम कह सकते हैं the cause of motion of fluid flow। ठीक है, यहां पर हम अगर मैं एकदम बेसिक भाषा में मैं अगर आपको समझाना चाहूं, तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बहुत मजा आएगा आप लोगों को आज का लेक्चर पढ़ने में, क्योंकि मैं कुछ चीजें डिराइव करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कॉज ऑफ मोशन को अगर मैं डील कर रहा हूं, फ्लूइड के कॉज को, तो यार मैं अगर आपसे एकदम बेसिक पूछूं कि यार फ्लूइड फ्लो क्यों करता है, ठीक है, मतलब अभी हम क्या कह रहे थे, हाँ भाई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है कैलकुलेट कर लो, इसका एक्सेलरेशन कितना है कैलकुलेट करो, इसका कोई रोटेशनल कंपोनेंट है तो उसको कैलकुलेट कर लो, इसमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है कैलकुलेट कर लीजिए, स्ट्रीम फंक्शन का कोई बात है कैलकुलेट कर लीजिए। अभी हम सिर्फ उसके फ्लो की बात कर रहे थे, फ्लो एनालिसिस कर रहे थे, कंट्रोल वॉल्यूम पर सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझ रहे थे। बट यार फ्लो होने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट भी तो काम कर रहा है ना, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब फ्लूइड जो होता है, जो मेरा फ्लो करता है फ्रेंड्स, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जो फ्लूइड मेरा फ्लो करता है फ्रेंड्स, वो ड्यू टू चेंज इन प्रेशर करता है। ठीक है, बहुत सारे कारण है, लेकिन जो पहला कारण है जो एकदम बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। अब यार इसका क्या मतलब हुआ, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर? देखिए हम लोग छोटे थे, 7th 8th क्लास में ही थे या 9th क्लास में थे, तो उसी टाइम से हम ये बोलना शुरू कर देते थे कि भाई फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम हमेशा क्या करते थे, हम हमेशा बोलते थे फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता था, इसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि क्या होता है कि जब भी हमारा कहीं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जब भी हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो फ्लूइड होता है वो उस प्रेशर डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में क्या करने लग जाता है, ट्रेवल करने लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जब गर्मी का मौसम पड़ता है, ठीक है, जब गर्मी का मौसम पड़ता है तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, सूरज की जो किरणें वो डायरेक्टली इक्वेटोरियल रीजन पे आती हैं, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप सोचेंगे सर यहाँ ज्योग्राफी में कैसे आ गए, ज्योग्राफी नहीं है बेटा, ये जो कुछ बेसिक्स चीजें एज एन इंजीनियर्स हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी क्या फ्लूइड कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। तो क्या होता है, गर्मी के मौसम में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां का जो एयर होता है ना, वो गर्म होकर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो लो रीजन से वो क्या होता है, हाई रीजन में ट्रेवल करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे कोई भी गर्म चीज क्या होती है, वो हायर एल्टीट्यूड पे जाने की कोशिश करती है और ठंडी हवाएं नीचे आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब भी गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से क्या होता है कि रीजन में ना लो प्रेशर रीजन हो जाता है। जब भी एयर एक्सपेंड करती है तो वो जो रीजन हो जाता है मेरा लो प्रेशर रीजन हो जाता है, और उसी लो प्रेशर रीजन की वजह से क्या होता है, जो हवाएं होती हैं, हवाएं कहां पे, जो हाई प्रेशर रीजन पे होती है, वहां से हवाएं क्या करती हैं, लो प्रेशर रीजन पे एंटर कर जाती हैं। ठीक है, और यही जो हवाएं एंटर करती हैं, इन्हीं को हम मानसून कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। इसके अलावा आप क्या करिए कि आप एक कैन ले लीजिए, एक मेटल कैन ले लीजिए। आप क्या करिए, एक मेटल कैन ले लीजिए। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं तो आप क्या होता है, एक मेटल कैन ले लीजिए। ठीक है, मेटल कैन,
ठीक है। इसमें आप कोई भी एक फ्लूइड रख लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें आप वाटर लिख लीजिए, और इस मेटल कैन को क्या कर लीजिए, बर्न कर लीजिए। इस मेटल कैन को आप क्या करिए, बर्न करिए। ऐसे बर्न करिए कि लगभग बहुत सारा इसका जो फ्लूइड है वो क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। क्या हो जाए इसका फ्लूइड आपका क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। एक बार फ्लूइड आपका वेपराइज हो जाए तो आप क्या करिए, इस कैन को ले जाके, जब वो एकदम गर्म हो और वेपराइजेशन हो रहा हो, उसी समय उसको ठंडे पानी के, है ना, ठंडे पानी के कंटेनर में डुबा दीजिए। तुरंत क्या होता है, वो ना क्रश हो जाता है। क्यों क्रश होता है, क्या ऐसा कारण हो जाता है? क्योंकि जब क्या होता है कि यहां पर जो कैन में जो फ्लूइड होता है मेरा, वो पहले क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है। ठीक है, जब यहां पर ये फ्लूइड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, तो फ्लूइड में क्या था, वेपर था, पूरा वेपर था। ये क्या था, पूरा वेपर था। अब जब इसको मैं ठंडे पानी के उसमें डुबाता हूं, ठंडे पानी के लिक्विड में डुबाता हूं, तो ये क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होता है तो क्या होता है कि ये जो वेपर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस एकदम इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत सडन होता है। तो उस समय क्या होता है कि यहां पर जो स्पेस होता है वो स्पेस बहुत कम रहता है, मतलब क्या होता है, लिक्विड जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर स्पेस क्या हो जाता है, यहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है कि बाहर की जो हवाएं हैं ये इसमें एकदम तेजी से क्रश करने की कोशिश करती है, तेजी से इसके अंदर आने की कोशिश करती है, और ये क्या हो जाता है, ये बॉटल को या जो भी कैन है उसको क्या कर देता है, क्रश कर देता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने बचपन में सीखा होगा। मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, हमेशा एक ऐसी चीज बताता हूं जिसको आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो भाई ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो बाहर की हवाएं अंदर आने की कोशिश करती है, क्रश हो जाती हैं। ठीक है, या फिर इससे भी अच्छा क्या, अगर आप लोग पहाड़ जाते हैं, पहाड़ी में जब आप लोग चढ़ते हैं, पहाड़ होता है आपका, पहाड़ में जब आप लोग चढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, नाक से आप लोगों के अक्सर होता है, जब भी आप लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो नाक से आपको ब्लीडिंग होने लग जाता है। वो ब्लीडिंग क्यों होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड रीजन में आपका क्या होता है, लो प्रेशर होता है कंपेयर टू, ये आपका जमीनी है, मीन सी लेवल है। ठीक है, मीन सी लेवल है ये। और यहां पर क्या है, यहां पर आप खड़े हैं, तो यहां पर आपके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है। इसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर का भी जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, पी एटमॉस्फेरिक रहता है, जो बचपन से हमारे मरने तक रहता है। अब जब आप लोग ऊपर चले जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां तो लो प्रेशर होगा, मतलब यहां बाहर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। लेकिन आपके बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो कितना है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होता है, आपके अंदर का जो फ्लूइड है, ठीक है, अब आपके अंदर कौन सा फ्लूइड है, आपके अंदर ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में आने की कोशिश करता है, इसलिए आपके नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है? या फिर आप कोको कोला की बोतल को ले जाइए हायर एल्टीट्यूड में, उसको खोलिए तो फिस ऐसे करके आवाज आता है। ठीक है, वो फिस करके जो आवाज आता है वो ऐसा नहीं कि पुराना कोई वो जो कोल्ड ड्रिंक का जो कार्बन डाइऑक्साइड है कुछ बचा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं भी पहले यही सोचता था कि कुछ पुराना कार्बन डाइऑक्साइड रह गया होगा, मतलब हम लोग भी कितने सिली होते हैं ना। ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड में बॉटल को ओपन करते हैं तो फ्लूइड के अंदर का जो प्रेशर होता है वो आउटर रीजन के प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो फ्लूइड एकदम से बाहर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से मेरा क्या होता है, फ्लूइड फ्लो होता है। तो जो पहला कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया वो क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रेशर फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण होता है वो मेरा क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यार ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी फ्लूइड फ्लो होगा या नहीं होगा, इसमें क्या कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन है क्या, कोई रॉकेट साइंस है क्या? छत पे जाओ, पानी को गिरा दो, पानी लेके जाओ छत पे गिरा दो, फ्लो करेगा ना भाई, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में फ्लो करेगा ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, एक ये होता है। अब यहां पर तीसरा और क्या फोर्स हो सकता है, यहां पर आपका विस्कस फोर्स भी होता है, यहां पर आपका क्या होता है, विस्कस फोर्स भी होता है। ठीक है, तो जब आप ये सारे कुछ कंडीशंस को देखते हैं, अच्छा आप चेंज इन एनर्जी भी कह सकते हैं, चेंज इन टोटल एनर्जी। अब यहां पर टोटल एनर्जी क्या हो सकती है आपकी, टोटल एनर्जी जो होती है वो समीशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही सम ऑफ, मतलब क्या कहते हैं हम लोग, चेंज इन टोटल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम यहां पर ऐसे हम पढ़ते हैं ना, हम बचपन में पढ़ते थे टोटल, ये चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हम पढ़ते थे। अब चेंज इन एनर्जी की वजह से भी क्या होता है, आपका फ्लूइड फ्लो होता है, बिल्कुल होता है फ्लूइड फ्लो।
तो जब हम इन सारे कंडीशंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम कॉन्सेप्ट, किसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम यहां पर फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ये तो रहा मेरा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए यहां पर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाता हूं। मैंने अभी बोला कि जो हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं यहां पर, फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, चलो भाई फ्लूइड डायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स में अभी मैंने यहां पर 2-3 फोर्सेस को कंसीडर किया। कौन से फोर्सेस को कंसीडर किया मैंने? प्रेशर फोर्स को कंसीडर किया, प्रेशर फोर्स को। ठीक है, जब मैं कॉज ऑफ मोशन को अभी डील कर रहा हूं। ठीक है, हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को, हम यहां पर क्या पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। और जो हम तीसरा पढ़ते हैं वो क्या होता है हमारा, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो जब हम इन तीनों फोर्सेस को कंसीडर करके चलते हैं तो वहां पर फ्लूइड डायनामिक्स में हमें एक इक्वेशन मिलता है जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, जिसको हम पढ़ लेते हैं, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। तो वहां पर जब हम इन सारे कंडीशंस को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक इक्वेशन मिलता है जिसका नाम होता है यूलर्स इक्वेशन। क्या होता है हमारा, यूलर्स इक्वेशन। अब ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर मैं इन 3 फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं फ्लूइड डायनामिक्स में, तो जो मुझे यहां पर इक्वेशन मिलता है वो क्या होता है, यूलर्स इक्वेशन होता है। यूलर्स इक्वेशन में, यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर मैं यूलर्स इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यूलर्स इक्वेशन की बात करूं तो बस मैं आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, इक्वेशन लिख के बता दे रहा हूं। इसका डेरिवेटिव पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, डेरिवेटिव पार्ट इसका लेंथी है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद का जो इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें मैं आपको जरूर डेरिवेशन उसका कराऊंगा। तो यूलर्स इक्वेशन भी मैं बता देता हूं। यूलर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, dp बाय रो प्लस g dz प्लस v dv इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है यूलर्स इक्वेशन। इसे आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यूलर्स इक्वेशन में ये मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है हमारा वो ड्यू टू प्रेशर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स, ये तीनों फोर्सेस को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। तो यहां पर हम प्रेशर फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, यहां पर हम प्रेशर फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, यहां पे हम ग्रेविटी फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, यहां पर हम ग्रेविटी फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, और यहां पर हम विस्कस फोर्स को भी क्या करते हैं, विस्कस फोर्स को भी कंसीडर करते हैं। आपको बस ये इक्वेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। अब यहां पर कुछ कंडीशंस होती है, अगर मैं कुछ कंडीशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कुछ कंडीशन की बात करूं, क्या कंडीशन की बात करूं मैं, कुछ एजम्पशंस की बात करूं, ठीक है, तो वहां पर मैं क्या मान के चलता हूं कि आपका जो फ्लूइड होता है वो जो फ्लूइड होता है वो आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्लूइड जो होता है वो आपका इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, दूसरा मैं क्या मान के चलता हूं, आपका स्टडी फ्लो होगा। ठीक है, आपका स्टडी फ्लो होगा, और फ्लो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, फ्लो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन मान के चलते हैं, और जो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है फ्लूइड डायनामिक्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, यूलर्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम लोगों को पढ़ना है और उसी पर हमारा सारा फोकस रहेगा, ठीक है, तो वो इक्वेशन मेरा कौन सा इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन मेरा होता है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, चलो भाई, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, ये बर्नौली इक्वेशन थोड़ा समझेंगे क्या होता है ये बर्नौली इक्वेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना एक इक्वेशन लिखा था, थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड्स पहले मैंने एक इक्वेशन लिखा था। मैंने लिखा था dp बाय रो प्लस g dz प्लस v dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इस यूलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस यूलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो यहां से इंटीग्रेट करने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिलता है, मुझे एक इक्वेशन मिलता है। क्या इक्वेशन मिलता है मैं बता देता हूं, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये जो यूलर्स इक्वेशन है, ऑफ कोर्स इसका भी इंटीग्रेशन होगा, अगर मैं यूलर्स इक्वेशन को पूरा तरह से टोटली इंटीग्रेट कर दूं तो वहां पर मुझे एक इक्वेशन मिलता है, और ये वाला जो इक्वेशन होता है ना फ्रेंड्स, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा बर्नौली इक्वेशन मुझे मिला है, ये जो मुझे बर्नौली इक्वेशन मिला है, ये बर्नौली इक्वेशन में P क्या होता है फ्रेंड्स, ये P होता है मेरा प्रेशर,
ये प्री मेरा क्या होता है, प्रेशर। जो रो जी होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, v जो होता है वो मेरा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। और जो z होता है, जो ये z होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट या डेटम हम कहते हैं। तो z को हम क्या कहते हैं, ये होता है मेरा डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम डेटम और अ रेफरेंस पॉइंट। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन मुझे मिला है, P बाय रो जी, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z, इसी को हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। और ये जो मेरा इक्वेशन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन पार्ट होते हैं हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स के, एप्लीकेशन पार्ट मतलब जो हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, हम फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ते हैं, हम ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ते हैं, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पिटॉट ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़ते हैं, हम इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जहां पर यहां पर जो P बाय रो जी है, ठीक है, अब यहां पर तो मैंने इंडिविजुअली बता दिया कि P आपका प्रेशर है, रो डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये रो जी को मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड लिख दिया है। वो इसलिए लिख दिया है क्योंकि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, डेंसिटी इनटू आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहां पर स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड लिख दिया, ताकि आपको रो इंटू जी का क्या करे, इंडिविजुअली समझाने की मुझे जरूरत ना पड़े, हालांकि मैंने समझा दिया। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पर जो ये P बाय रो जी होता है, P बाय रो जी होता है, इसे हम कहते हैं प्रेशर हेड ऑफ द फ्लूइड। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होता है, प्रेशर हेड, मतलब प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है v स्क्वायर बाय 2g, ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा वेलोसिटी हेड ऑफ फ्लूइड होता है। ये क्या होता है, हमारा वेलोसिटी हेड ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, अभी मैं जितना समझा रहा हूं उतना ही दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हालांकि समझाने को बहुत सारी चीज है। और z जो होता है ये क्या होता है, डेटम हेड होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डेटम हेड कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन की बात करूं, और ये एक एनर्जी इक्वेशन है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, दिस इज अ एनर्जी हेड। ये क्या होता है, एनर्जी हेड। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी हेड से डिनोट करते हैं, और इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, H से डिनोट कर देंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि इन सारे हेड को सबमिशन कर रहा हूं, तो मुझे एक टोटल हेड मिल रहा है, और वही टोटल हेड मेरा एक एनर्जी हेड कहला रहा है। अभी बस इतना ध्यान में रखिए आप। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने क्या किया, जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो इन तीनों को ऐड करके मुझे क्या मिला, एनर्जी हेड मिला। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ P बाय रो जी प्लस Z कर दूं, ठीक है, मतलब अगर मेरे वहां पर वेलोसिटी हेड ना हो, तो वहां पर मुझे जो ये इनका सबमिशन मिलता है, इसे मैं कहता हूं पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूं, पीजोमेट्रिक हेड कहता हूं। तो ये चीज भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको मैं क्या करूंगा, अभी डिराइव करता हूं कि ये बर्नौली इक्वेशन हमारे पास आता कैसे है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं। चलिए ध्यान से समझिएगा कि बर्नौली इक्वेशन कैसे आप डेरिवेट कर सकते हैं। देखिए समझिएगा मेरी बात को। बहुत सारे बुक्स है आपके पास, बहुत सारी बुक्स है, तो वहां पर क्या होता है, हर जगह आपको अलग अलग तरीके से क्या है, बर्नौली इक्वेशन को डिराइव किया गया है। मैं यहां पर जो डेरिवेशन करूंगा ना, मैं बहुत इजी तरीके से करूंगा, और जो कॉन्सेप्ट होगा मेरे इस डेरिवेशन का, वो कॉन्सेप्ट होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। जो कॉन्सेप्ट होगा मेरा वो क्या होगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या थ्योरम। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं यहां पर जो ये इक्वेशन को डिराइव कर रहा हूं, मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसको डिराइव करूंगा। अब देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं,
एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, मैं मान लेता हूं कि दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और यहां पर मेरा एक डेटम है, यहां पर मेरा क्या है, एक डेटम है। यहां पर ये सेक्शन 1,1 एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। यहां से मैं इसकी जो हाइट है वो कंसीडर कर लेता हूं, कुछ हाइट कंसीडर कर लेता हूं। ये डायग्राम को आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, ये आपका Z1 है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरा कोई भी फ्लूइड है, यहाँ पर मेरा कोई भी फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मेरा यहाँ पर कोई भी फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। चलो ये मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। ये मैं इस फ्लूइड को बना देता हूँ यहाँ पर। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है मेरा, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या है, वो इस तरह से, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं इनलेट वेलोसिटी, जो मेरी इनलेट वेलोसिटी है उसको मैं V1 मान लेता हूं। जो इनलेट प्रेशर है मेरा, मतलब प्रेशर एट सेक्शन 1, इसे मैं सेक्शन 1 मानता हूं, 1 डैश कर लेता हूं, और इसे मैं क्या कर लेता हूं, 2 डैश, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शन 1 होगा, ये मेरा सेक्शन 2 होगा। तो यहां पर जो प्रेशर है वो होगा मेरा P1, ठीक है। और इसकी जो हाइट है फ्रॉम डेटम, ये मेरा क्या है, कुछ स्टैंडर्ड डेटम है या रेफरेंस है, डेटम और रेफरेंस, ठीक है। तो वहां से जो मेरी इस पॉइंट की हाइट है, ठीक है, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूं, Z1, और यहां से मैं Z2 मान के चल रहा हूं, और यहां पर मैं मान के चलता हूं कि वेलोसिटी V2 है, और यहां पर जो प्रेशर है फ्लूइड का वो कितना है, P2 है, ठीक है। नाउ यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास मैंने एक कंट्रोल वॉल्यूम बना दिया, यहां पर मैं फ्लूइड फ्लो करा रहा हूं, मैंने कुछ कंडीशन भी दे दी है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट P1 इज इक्वल टू प्रेशर एट सेक्शन 1। उसी तरह से P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर एट सेक्शन मेरा कौन सा, 2। अगर मैं V1 मान के चलूं तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1, उसी तरह से आप V2 को भी कंसीडर कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहां पर ये डेटम हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ डेटम, अगर मैं Z1 Z2 लिखूंगा तो हाइट ऑफ डेटम ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम रेफरेंस, ठीक है। और ये Z2 क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ, ठीक है, ये में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेक्शन 2 फ्रॉम डेटम, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहां पर मैं अगर इसके लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, मैं क्या निकालना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि भाई ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है दोनों पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉइंट 1, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैं कैलकुलेट करूंगा, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पर यूनिट वॉल्यूम, मैं क्या कर रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर जो फ्लूइड है, उसका जो वॉल्यूम, मतलब मैं एक पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से फायदा क्या होगा, देखिए यहां पर जो मैंने किया है कि भाई मैं पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो यहां पर फायदा क्या होगा, इससे मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन ईजी हो जाएगा, जो मेरा डेरिवेटिव पार्ट है ईजी हो जाएगा। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ½ mv², इसको मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें पता है कि मास जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो v1 स्क्वायर, सॉरी हाफ रो v1 इंटू वेलोसिटी। अब ये मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी और जो ये है ना, वॉल्यूम को कैपिटल v लिखता हूं और वेलोसिटी को मैं स्मॉल v1 लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो v इंटू v1 स्क्वायर। अब इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा, हाफ रो v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट निकल गया। उसी तरह से मैं क्या करना चाह रहा हूं, उसी तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 लिखना चाह रहा हूं। उसी तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसी तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 लिखना चाह रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 ये मैं जब लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर, ठीक है, बाय वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो कैपिटल V इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या मिल गया, हाफ रो v2 का स्क्वायर। ये क्या मिल गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट 2। ठीक है, ये मेरे को ये मिल गया। तो अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 की वैल्यू आ गई है, तो यहां पर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, और ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको यहां पर कुछ कॉमन वॉमन नहीं निकाल रहा, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब सेम मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब भाई काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर कुछ रेफरेंस से कुछ वर्टिकल हाइट भी यहां पर, तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो चलो भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी मैं कर देता हूं। तो अगर मैं यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। और यहां पर जब मैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 को भी जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इसे भी क्या कर रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, m इंटू जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है, यानी कि मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब यहां पर जो हाइट है, यहां पर जो हाइट है ये कितनी है, पॉइंट 1 के लिए z1 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं यहां पर लिखूंगा m इंटू जी इंटू z1। और इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू z1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रो जी z1, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। लो भाई ये वैल्यू आ गई। उसी तरह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 लिखना चाहूंगा, तो ये मुझे अब बहुत इजीली पता है, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, रो जी z2। लो भाई ये भी मेरे पास आ गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1, ये क्या हो जाएगा, रो जी z2 माइनस रो जी z1। ये मेरा क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लो भाई, तो अगर मेरे पास यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू आ गई और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू आ गई, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, टोटल चेंज इन एनर्जी लिख सकता हूं। टोटल चेंज इन एनर्जी ये क्या हो सकता है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका क्या हो गया, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी z2 माइनस रो जी z1। ये क्या हो गया, टोटल चेंज इन एनर्जी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। क्या कॉन्सेप्ट है मेरा, भाई मैंने अभी आपसे कहा कि हमने चेंज इन एनर्जी तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया, वेरी नाइस किया हमने, चेंज इन जो एनर्जी मैंने कैलकुलेट किया। लेकिन मैं अगर यहाँ पर ध्यान से बोलूं तो यहाँ पर मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो है,
ठीक है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज इन प्रेशर होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर कम पोटेंशियल है, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, आप ऐसे भी समझिए मेरी बात को, यहां पे कम डेटम हाइट है, यहां पे ज्यादा है। तो क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल में फ्लो करने का मतलब यह है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क को किया गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वैसा नहीं भी होता तो भी मैं ये मान के चलता, अगर मैं मान लीजिए कि इसको, अगर मेरा फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता मान लीजिए, तो भी मैं तो ये कहता ना कि चेंज इन प्रेशर एनर्जी की वजह से या चेंज इन प्रेशर की वजह से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। देखिए फ्लूइड जब भी आपका फ्लो कर रहा है ना फ्रेंड, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट है, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना। तो अगर यहां पर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में जा रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ एक्सटर्नल वर्क यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में भी आता तो मैं ये मान के चलता कि उसमें एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, जो कि चेंज इन प्रेशर फोर्स है। तो अगर मैं यहां पर फ्लो को कंसीडर करूं, अगर मैं फ्लो को कंसीडर करूं, तो टोटल चेंज इन एनर्जी तो हमने कैलकुलेट किया, बट यहां पर जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है हमारा, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क जो मेरा हो रहा है इस फ्लूइड के फ्लो के लिए, वो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर होगा कि नहीं होगा, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, और मैंने माना भी था कि मेरा एट इनलेट, मेरा इनलेट पे मैं क्या मान के चल रहा था कि यहां पर जो मेरा प्रेशर है वो P1 है, और यहां पर जो प्रेशर है मेरा क्या है, P2 है। तो अगर मेरा फ्लूइड 0.1 से 0.2 जा रहा है, तो यहां पर जो टोटल वर्क मेरा लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, P1 माइनस P2 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। इसी प्रेशर चेंज की वजह से क्या हो रहा होगा, मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। अब आप बोलेंगे नहीं सर P2 माइनस P1 होना चाहिए। देखिए P2 माइनस P1 में मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि प्रेशर एट एनर्जी जो 0.2 है, प्रेशर एट 0.2 जो है वो प्रेशर एट 0.1 से ज्यादा है। तो अगर ये ऐसा कंडीशन होगा तो भाई फ्लूइड का डायरेक्शन मेरा उल्टा हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या मान के चला है कि भाई डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो है मेरा वो क्या है, फ्रॉम 0.1 टू 2। तो यहां पर जो एक्सटर्नल वर्क मैं कर रहा हूं, वो कितना हो रहा है, जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, P1 माइनस P2 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वर्क डन। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ा है, इसको ऐसा कर देता, मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूं। अब हमने थ्योरी, एक प्रिंसिपल पढ़ा है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। ठीक है, जब हम वर्क एनर्जी का एक चैप्टर होता था ना फिजिक्स में, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, हमने वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था फ्रेंड्स, थोड़ा समझेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मेरा वो थ्योरम था जिसके अकॉर्डिंग, या प्रिंसिपल है, ये कहता है कि जितना एक्सटर्नल वर्क मैं किसी सब्सटेंस में या किसी सिस्टम पर करता हूं, तो वो उसके टोटल चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द वर्क एनर्जी थ्योरम states that the total work done in a system is equal to the total change in एनर्जी। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो सिस्टम मैंने कंसीडर किया था, जो कंट्रोल वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया था, उस कंट्रोल वॉल्यूम पर जितना मेरा एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, वो एक्सटर्नल वर्क क्या है, टोटल चेंज इन प्रेशर है। वो किसके बराबर हो रहा है, वो आपका टोटल चेंज इन एनर्जी के बराबर हो रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लूं, मैं इसको ऐसा करता हूं ना, बार बार मेरे को ऊपर जाना पड़ रहा है इसको समझाने के लिए, तो मैं कुछ यहां पर कर देता हूं। ठीक है, यहां पर इसको मैं कंसीडर करता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर मैं टोटल वर्क को कंसीडर कर रहा हूं, तो टोटल वर्क मुझे कितना करना पड़ा, टोटल वर्क डन। देखिए मेरा प्रिंसिपल क्या है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी। यही तो मेरा क्या कह रहा है, यही तो मेरा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कह रहा है। तो यहां पर टोटल वर्क डन मेरा कितना है, P1 माइनस P2 है, और टोटल चेंज इन एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस चेंज इन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर रखता हूं इसको मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Z2 माइनस रो जी Z1। यही मेरा कहलाता है कि नहीं कहलाता है, यही मेरा अभी तक हमने सॉल्व किया कि नहीं किया। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी वन वाले टर्म्स हैं, जितने भी वन वाले टर्म्स हैं मैं उसको एक जगह कर रहा हूं, जितने भी टू वाले टर्म्स है उसको मैं एक जगह कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Z1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Z2। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने वन वाले टर्म्स को एक जगह कर लिया और टू वाले टर्म्स को एक जगह कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन मुझे मिला, ये जो इक्वेशन मुझे मिला ना फ्रेंड्स, ये वाला इक्वेशन एक्चुअली में यही इक्वेशन जो है एनर्जी इक्वेशन है, यानी कि बर्नौली इक्वेशन है। दिस इज माय एक्चुअली बर्नौलीज एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां सब कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के टर्म्स में। देखिए वर्क डन मैंने लिखा है, जो मैंने यहां पर ये वर्क डन लिखा है, भाई वर्क डन भी मेरा क्या है, वर्क डन भी तो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर जो ये इक्वेशन मुझे मिलता है ना, इस इक्वेशन को ही हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ हेड कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को किससे डिवाइड करता हूं, रो इंटू जी से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बाय रो जी, ठीक है, प्लस रो जी Z1 बाय रो जी, ठीक है, इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर बाय रो जी प्लस रो जी Z2 बाय रो जी। तो यहां पर मैंने क्या किया, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड और RHS को दोनों को क्या किया, मैंने रो जी से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर मुझे फाइनली क्या मिला, P1 बाय रो जी, ठीक है, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस रो जी कैंसिल, Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस ये रो कैंसिल V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस ये क्या हो गया, रो जी कैंसिल Z2। ठीक है, ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब अगर दोनों सेक्शन के लिए जो टोटल एनर्जी हेड अगर मेरा बराबर है, ठीक है, ये क्या है, टोटल एनर्जी हेड एट इनलेट 1, इसी को मैं क्या कहता हूं, इसी को मैं पूरा, सॉरी इसको मैं ऐसा कर देता हूं, तो करके इसको मैं अगर बोलूं सिर्फ इतने पोर्शन को, और अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को डिसाइड करूं, तो ये जो है मेरा टोटल एनर्जी हेड एट इनलेट 1, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, टोटल एनर्जी हेड एट आउटलेट 2। ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, आउटलेट 2 या सेक्शन 2, आप जैसा भी इसको डिनोट करें। तो अगर यहां पर मेरा टोटल एनर्जी हेड दोनों के लिए बराबर है, तो मैं यहां से सिंप्लीफिकेशन करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से कह सकता हूं कि P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z, ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द फ्लो। ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द फ्लो, और यही क्या होता है मेरा बर्नौलीज इक्वेशन होता है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया, हमने यहां पर एक सेक्शन लिया, एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया। कंट्रोल वॉल्यूम की जो हाइट थी, मतलब वहां पर हमने दो अलग अलग सेक्शन ले लिए, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, इस दोनों सेक्शन में, ठीक है, यहां पर हम आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों सेक्शन की मैंने कुछ ना कुछ वैल्यूज रख दी थी कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P2 होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा V1 होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा V2 होगा। V1 V2 मतलब यहाँ पर हमने जो बस वेलोसिटी दे दिया सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए। जो हमने एक डेटम डिसाइड किया, हमने एक रेफरेंस डिसाइड किया, हम ये मान के चल रहे थे कि इसकी जो डिस्टेंस थी वो Z1 था, एक के लिए कितना था, Z2 था। जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा था वो फ्रॉम, उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या था, फ्रॉम 1 to 2। देखिए डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और जो
स्ट्रीम फंक्शन पढ़ते हैं उसमें हम डायरेक्शन की को लेके चलते हैं ना कि डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, मैंने आप लोगों को ये बात बताया था। तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या माना था कि यहां पर मैंने क्या किया, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद मैंने देखा कि भाई जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो फ्लो क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है। और यही जो चेंज इन प्रेशर है ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज एन एक्सटर्नल वर्क ये एक्ट कर रहा है। तो उसके बाद क्या किया, उस वर्क को और चेंज इन टोटल एनर्जी जो मैंने कैलकुलेट किया इसको मैंने क्या किया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से इक्वेट कर दिया और वहां से मुझे क्या मिल गया, बर्नौलीज इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई और कोई तरीका नहीं है क्या इसको सॉल्व करने का, तो देयर आर अदर वेज आल्सो, बट ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में है। और अगर मान लीजिए कि आप में से कोई स्टूडेंट होगा जो एसएससी लेवल पे प्रिपरेशन भी कर रहा होगा, तो वहां पर ये जब इक्वेशन, यहां पर जब आपको ये डेरिवेशन आता है मेंस एग्जाम में, तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, अब यहां पर जो ये इक्वेशन हमने पढ़ा, जो ये बर्नौलीज इक्वेशन हमने पढ़ा, ये बर्नौली इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, जो हम ये करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। अगर ये इक्वेशन की बात करूं तो दिस इक्वेशन इज थ्योरेटिकली ओके, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम इस बर्नौली इक्वेशन को सही मान के चलते हैं तो वहां पर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है, इसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। मैं इसको पहले डिराइव करा दिया क्योंकि बच्चों को बड़ा रहता है कि हाँ सर बर्नौली इक्वेशन तो हमको पता है, लेकिन डिराइव कैसे करें सर, वो आप बताइए, क्योंकि डेरिवेशन हमको समझ में नहीं आता। लो भाई डेरिवेशन हमने बता दिया, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गलत है। मतलब हम इसमें इतना सारा एजम्पशन कर लेते हैं कि फिर वो वहां पे प्रैक्टिकल वे में क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका मैं पहला ही पॉइंट आपको बता देता हूं। सबसे पहला ही पॉइंट जो होता है इसके एजम्पशन का, वो ये होता है कि फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज आइडियल फ्लूइड। अब देखिए ये पहला पॉइंट कोई पढ़िए। अब यहां पहले पॉइंट से, बाकी पॉइंट की तो बाद में बात करूंगा मैं, पहले ही पॉइंट पर मैंने क्या लिख दिया कि फ्लूइड को मैं आइडियल फ्लूइड मान के चलता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लूइड मेरी आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। चलो ये तो ठीक है, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। उसके अलावा क्या हो जाएगा, फ्लूइड इज इनविसिड। इनविसिड मतलब वहां पर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम ये मान के चलते हैं कि फ्लो इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर फ्लो मेरा कंटिन्यूअस है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आइडल फ्लूइड मान के चलता हूं तो पहली बात तो कोई भी आइडल फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरा नेचर में, ठीक है। जितनी भी फ्लूइड आपकी एग्जिस्ट करती है नेचर में वो रियल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब रियल फ्लूइड नहीं है, आइडल फ्लूइड माने तो आइडल फ्लूइड में आपका इनकंप्रेसिबल, तो चलो ठीक है, इनकंप्रेसिबल तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर के केस में रियल फ्लूइड को भी हम डिफाइन करते हैं कि भाई लिक्विड्स मेरा क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। लेकिन अगर मैं इनविसिड की बात करूं, मतलब अगर वहां पर कोई विस्कोसिटी नहीं है तो यहां पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो देयर इज नो लॉस ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज नो लॉस ऑफ हेड। कौन सा हेड की बात कर रहा हूं, एनर्जी हेड की बात कर रहा हूं, ड्यू टू फ्रिक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका ना एजम्पशन याद करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने बोल दिया भाई आइडल फ्लूइड है, तो आइडल फ्लूइड के लिए इनकंप्रेसिबल और इनविसिड तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब आप बोलोगे सर सरफेस टेंशन, अरे भाई सरफेस टेंशन यहां पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जो काम की चीजें हम वो करेंगे। काम की चीजें हैं कि ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखो, जब मैं इसको डिफाइन कर रहा था तो कहीं भी मैंने यहां ρ1 ρ2 लिया था क्या, यहां पर मैंने ρ1 ρ2 कंसीडर किया था क्या, मैंने तो हर जगह रो करके ही कंसीडर किया था ना। तो अगर मैं इसको रो करके ही कंसीडर कर रहा था, मतलब मैं ये मान के चल रहा था कि यहां पर जो मेरा फ्लो हो रहा है, तो फ्लो के दौरान मेरी डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं ये मान के चलता कि भाई डेंसिटी मेरी चेंज हो रही है, तो मैं लिख देता ना कि डेंसिटी ρ1 है और यहां पर डेंसिटी ρ2 है, ऐसा तो मैंने नहीं लिखा।
नहीं लिखा तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो लिख दिया ना भाई इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब आइडल फ्लूइड में क्या होता है? आइडल फ्लूइड में टाउ की वैल्यू 0 होती है, टाउ की वैल्यू 0 होती है। टाउ की वैल्यू किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है? डायनामिक विस्कोसिटी पर। ठीक है, विस्कोसिटी पर डिपेंडेंट होती है ना, तो अगर विस्कोसिटी ही नहीं है तो फ्लूइड क्या हो गया आपका? इनविसिड हो गया। अगर विस्कोसिटी नहीं है, अगर टाउ नहीं है, तो वहां पर फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन या फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी क्या होता है? टाउ इंटू एरिया, तो वहां पर ये भी हो गया। तो यहां पर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन भी क्या हो गया? FRICTION, तो ये भी क्या हो गया? ऑटोमेटिकली 0 हो गया। इसके अलावा फ्लो मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब मैं यहां मान के चल रहा हूं ना भाई कि फ्लो हो रहा है, कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि फ्लो आपका रुक गया या कंटिन्यूटी इक्वेशन को मैं यहाँ पे वो करवा रहा हूं, सेटिस्फाई करवा रहा हूं, मैं तो ऐसा नहीं किया, मैं सेटिस्फाई नहीं करा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि भाई फ्लो मेरा हो रहा है, तो फ्लो मेरा क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरा लॉस ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो मैं मान के चलता हूं कि फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज स्टडी। अब स्टडी फ्लो का मतलब क्या है कि अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं या मैं सेक्शन 2 की बात करूं, दोनों केस में क्या हो रहा है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी v1 है तो v1 ही है, प्रेशर p1 है तो p1 है, वेलोसिटी v2 है तो v2 है, p2 है तो p2 है, कोई भी में चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्लो आपका स्टडी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैंने यहां पर कहीं भी रोटेशनल कंपोनेंट की बात नहीं की, तो फ्लो इज इररोटेशनल, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लो इज इररोटेशनल। ठीक है, तो मैं जो यहां पर एनर्जी इक्वेशन, जो अपना बर्नौली इक्वेशन में यहां पर यूज कर रहा हूं, यहां पर लगभग ये कितना पॉइंट हो गया? 7 पॉइंट। यहां पर लगभग 7 एजम्पशन हमको ये फॉलो करके चलना पड़ता है कि हमारा यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी रोटेशनल फ्लो नहीं हो रहा है, जो भी फ्लो है हमारा वो क्या है? इररोटेशनल फ्लो है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का लेक्चर। ठीक ही ठाक है, ठीक ही ठाक कर लिया आपने। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्लूइड डायनामिक्स में, मैं इसमें बताऊंगा कि अगर हम एनर्जी हेड ड्यू टू फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे तो उस केस में बर्नौली इक्वेशन आपका कैसे काम करेगा। उसके अलावा पाइप के केस में हम बर्नौली इक्वेशन विदाउट फ्रिक्शन एंड विद फ्रिक्शन हेड हम कैसे लिख सकते हैं, पंप के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, टरबाइन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, और इसके साथ हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स को भी यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सिविल मैकेनिकल वालों को फैला दो, बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ये सब चीज आपको बहुत फायदा करने वाला है। जो बोल रहा हूं काम का है वो है काम का, वो पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।